Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है regarding MCQs on nuclear and particle physics और आज की वीडियो में we gonna discuss questions from the previous year paper of lecture or physics और उसमें जितने भी questions nuclear and particle physics के थे 15 questions थे, ठीक है, तो उन सब questions को we will discuss in today's video. और साथ ही में आपको आइडिया भी हो जाएगा दैट कैसे मास्टर कैडर से जो लेक्चरर का जो लेवल है वो कैसे अलग है और किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो फॉर्म होते हैं. जो पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चंस है 150 एंड ईच यूनिट में जो है 15 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं एज 10 यूनिट्स आर देयर. सो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के भी 15 क्वेश्चंस थे पेपर में. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. ड्यूट्रॉन हैज़ ओनली वन बाउंड स्टेट with spin parity 1 plus isospin 0 and electrical quadrupole movement 0.286. These data suggest that the nuclear forces are having. So यहाँ पर हमें उन्होंने केस ऑफ ड्यूट्रॉन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये कि वो एक बाउंड स्टेट है एंड स्पिन जो है दैट इज़ 1, पैरिटी जो है दैट इज़ पॉजिटिव, आइसोस्पिन 0 है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट की भी हमें कुछ वैल्यू दी है सजेस्टिंग कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो. अब हमें डाटा जो प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. सो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली स्पिन एंड आइसोस्पिन डिपेंडेंस. Second option is no spin dependence and no tensor components. Third is spin dependence and no tensor components. Fourth है spin dependence along with tensor components. So we know that जो ड्यूट्रॉन है that is the only bound system of two nucleons. इसमें एक जो है प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है. So spin जो है हमें क्वेश्चन में कितनी दी है कि spin जो है that is 1 और हमें पता है जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है और वी कैन से न्यूक्लियर स्पिन उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू एल प्लस एस. बिकॉज जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कैसे फॉर्म होती है, जितने भी उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, ईच न्यूक्लियॉन हैज़ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो जब जो हम सब उनके जैसे एल, ये कैपिटल एल कैसे आएगा, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसके हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को प्लस कर दिया और जो एस है वो कैसे आएगा, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया एंड देन वी गॉट टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन मोमेंटम एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर आई विच इज़ न्यूक्लियर स्पिन. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पिन इज इक्वल टू 1. स्पिन 1 अब कैसे होगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, दोनों के पास जो स्पिन है दैट इज़ हाफ. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाउंड स्टेट की जो कि ग्राउंड स्टेट है, तो एल तो हो गया 0. स्पिन की बात आई, स्पिन प्रोटॉन की एज वेल एज न्यूट्रॉन की क्या हो जाती है 1/2. सो अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्पिन जो है दैट इज़ पैरेलल, तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर जो स्पिन है दे विल गॉट एड अप लाइक दिस 1/2 प्लस 1/2 एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 1. एंड इफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्पिन जो है एंटी पैरेलल है, इन दैट केस जो स्पिन है हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन वो कितनी आ रही है, 0 के इक्वल. तो इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वी कैन से दे आर स्पिन डिपेंडेंट, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड सिस्टम और जो बाउंड सिस्टम होता है उसमें स्पिन इज इक्वल टू 1 एंड जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है दे आर हैविंग पैरेलल स्पिन्स. तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर स्पिन डिपेंडेंट. ये हमें स्पिन से पता चल गया. और सेकेंड टर्म हमें क्वेश्चन में क्या दी गई थी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू गिवन थी. इट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट है वो नॉन ज़ीरो है. और क्वाड्रुपोल मूवमेंट के रिगार्डिंग मैंने जब आपको लेवल 2 के MCQs करवाए हैं वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट तब अराइज होती है व्हेन द न्यूक्लियस इज़ नॉट हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री. ठीक है, डेविएशन है कुछ स्फेरिकल शेप से, या तो वो ओबलेट शेप में है या प्रोलेट शेप में है. इन दैट केस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट अराइजेस मीन्स वो नॉन ज़ीरो हो जाती है. क्यों ज़ीरो होता है, जब स्फेरिकल सिमेट्री है
ऑब्लेट एंड प्रोलेट के केस में इट बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन का नॉन ज़ीरो क्वाड्रुपल मोमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट हैज़ अ स्लाइटली प्रोलेट शेप होती है इसकी। अब ये जो नॉन ज़ीरो क्वाड्रुपल मोमेंट है, इससे हमें क्या पता चला कि जो ड्यूट्रॉन है इट इज़ नॉट हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पर हमें एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जब कोई वेव फंक्शन स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो रेडियस पर सिर्फ जो आर टर्म है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब वो स्फेरिकल सिमेट्री लैक कर जाता है इन दैट केस वो आर के अलॉन्ग, और आर पे तो डिपेंड करता है, साथ में थीटा जो एंगल है उसके ऊपर भी उसकी डिपेंडेंसी आ जाती है। और इसके कारण ये जो करेक्टर हो गया, अब ये एक सेंट्रल ना हो के एक नॉन सेंट्रल करेक्टरिस्टिक आ गया है यहाँ पर। हमें पता भी है जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। सो नॉन सेंट्रल फोर्सेस को हम टेंसर फोर्सेस भी कह देते हैं, देयर इज अनदर नेम फॉर इट, टेंसर फोर्सेस। तो यहाँ पर हमें जो है, जो हमें डाटा प्रोवाइड किया गया था उसके बेसिस पर हमें पता चल चुका है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, स्पिन से हमें पता चला दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर हैविंग स्पिन डिपेंडेंस, और जो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होने से हमें पता चला दैट इट इज़ हैविंग नॉन सेंट्रल करेक्टर है। इसके कारण जो है यहाँ पर टेंसर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं द न्यूक्लियर फोर्सेस आर हैविंग स्पिन डिपेंडेंस अलॉन्ग विद टेंसर कंपोनेंट्स। अगर हमें कोई ऐसा डाटा सजेस्ट किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होती, इन दैट केस सिर्फ स्पिन डिपेंडेंस आना था। सो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होने के कारण वी आर हैविंग टेंसर कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद द स्पिन डिपेंडेंस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉरस्पॉन्ड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हर एक ऑप्शन में 3-3 पार्टिकल्स हैं और हमें ये बताना है कौन सा सेट जो है दैट इज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते कौन से हैं। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स का अनदर नेम जो है दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, उनको हम कह देंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। चलो अब ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो प्रोटॉन जो है उसको हम फर्दर क्वार्क्स जो है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। सो प्रोटॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। देन कम्स इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। देन वी हैव न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। तो यहाँ पर भी जो है न्यूट्रॉन को भी हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई गलत। सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के रिगार्डिंग तो हमने अभी बात की, प्रोटॉन आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, सो दे कैन बी सब डिवाइडेड। तो यहाँ पर प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो भी हो गई गलत। देन वी हैव सी ऑप्शन जिसमें है इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो। ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। फोटोन को नहीं आप फर्दर डिवाइड कर सकते, न्यूट्रिनो को नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। So next question is, in the beta decay process the transition 2+ to 3+ is. So 2 and 3 जो यहाँ पर हैं they are nuclear spins. So ये यहाँ पर आए हैं, 2 जो है that is the initial angular momentum और 3 जो है that is the final angular momentum. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी अगर transition होती है तो ये जो है this is allowed by which selection rule. तो यहाँ पर जो है 2 selection rules हमें given है, फर्मी सिलेक्शन रूल एंड गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल। तो ये जब आप अपनी एमएससी की बुक में जब आप बीटा डिके वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर सिलेक्शन रूल्स भी हैं। वो सिलेक्शन रूल्स अगर आपको पता है कि उनके क्या क्राइटेरिया है देन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है इज़ अलाउड बाय विच रूल, कौन से सिलेक्शन रूल से इसको हम जो है अलाउड कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कहती है दिस ट्रांजिशन इज़ अलाउड बाय बोथ बाय फर्मी एंड गैमो-टेलर, दोनों से ही ट्रांजिशन ये अलाउड है। सेकेंड इज़ अलाउड बाय फर्मी नॉट बाय गैमो-टेलर। थर्ड इज़ नॉट अलाउड बाय फर्मी बट अलाउड बाय गैमो-टेलर।
Fourth is not allowed both by Fermi and Gamow-Taylor selection rule. सो इसका तो आंसर आपको तभी आएगा जब अगर आपको सिलेक्शन रूल्स के रिगार्डिंग पता होगा. सो बहुत सिंपल से हैं ये दोनों सिलेक्शन रूल. फर्स्ट जो है फर्मी सिलेक्शन रूल जो है दैट सेज चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन इज इक्वल टू 0. सो फर्मी सिलेक्शन रूल के कारण जो वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी जिनमें चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन 0 होगा. चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन 0 का मतलब फाइनल न्यूक्लियर स्पिन माइनस इनिशियल न्यूक्लियर स्पिन शुड बी इक्वल टू 0. अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तब फर्मी सिलेक्शन रूल जो है वो उस ट्रांजिशन का अलाउड है उसके कारण. नेक्स्ट जो है दैट इज गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल. गैमो-टेलर के अकॉर्डिंग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या तो हो जाए +1 या हो जाए -1 या फिर 0. बट गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल में 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है. दैट इज ओनली अलाउड इन फर्मी सिलेक्शन रूल. तो समझ लग गया आपको. फर्मी में चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है एंड गैमो-टेलर में चेंज इन जो न्यूक्लियर स्पिन या फिर वी कैन से एंगुलर मोमेंटम दैट इज आइदर +-1 और 0. तो चलो फिर अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे जो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे और क्या वैल्यू आएगी. सो यहाँ पर है 2 + 2 3+. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम इंडिकेट करेंगे बाय डेल्टा आई. सो डेल्टा आई जैसे कि मैंने आपको बताया इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मीन्स 3 - 2 जो कि है इक्वल टू 1. सो हमारे पास जो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 1 आ गया. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सिलेक्शन रूल है इस कंडीशन को अलाउड करता है. सो हमने पढ़ा था फर्मी सिलेक्शन रूल. उसमें था डेल्टा आई इक्वल टू 0 बट यहाँ तो डेल्टा आई इक्वल टू 1 है. इट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड बाय फर्मी सिलेक्शन रूल. डेल्टा आई इक्वल टू 1 गैमो-टेलर की क्या कंडीशन थी? डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू +-1 या फिर 0. तो यहाँ पर जो है डेल्टा आई आ गया है 1. इट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज अलाउड बाय गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. सब करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? दिस ट्रांजिशन इज अलाउड बाय गैमो-टेलर बट नॉट बाय फर्मी जो कि है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस contains a surface correction term. This term depends upon the mass number A of the nucleus as. तो आई नो इसका आंसर तो सबको ही आता होगा बिकॉज जब हमने प्रिपरेशन की है मास्टर कैडर एग्ज़ाम की इस क्वेश्चन को हमने रिपीटेडली किया है. बाकी जो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सरफेस एनर्जी की बात की है, जो बाकी वॉल्यूम एनर्जी पेयरिंग एनर्जी वी नो ऑल अबाउट दैट. सो ये बहुत ईजी है. सो द सरफेस करेक्शन टर्म इज रिलेटेड टू ए बाय द फार्मूला A⁻²/3 और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज़ नेगेटिव. तो मैंने आपको ये बताया भी है कि जब हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला आप प्रिपेयर कर रहे हो तब आपने ईच एंड एवरी बाइंडिंग एनर्जी का जो कैसे वो रिलेटेड है मास नंबर से, क्या उसका फार्मूला है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सब आपको जो है अच्छे से तैयार करना है, उस चीज़ को लर्न करना है अच्छे से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A neutron passing through a detector is detected because of. तो अगर एक न्यूट्रॉन है वो डिटेक्टर से पास हो रहा है तो उसकी वो कौन सा करेक्टरिस्टिक है जिसके कारण डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं कि जब न्यूट्रॉन डिटेक्टर से पास करता है फर्स्ट इज़ द आयनाइजेशन इट प्रोड्यूसेस, तो आयंस प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज़ सिंटिलेशन लाइट इट प्रोड्यूसेस, तो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती हैं. थर्ड है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल प्रोड्यूस. फोर्थ है द सेकेंडरी पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन द डिटेक्टर मीडियम. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी. तो न्यूट्रॉन ना तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ना सिंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, ना फिर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करते हैं, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं दे प्रोड्यूस सेकेंडरी चार्ज इलेक्ट्रॉन. कैसे? जो न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स हैं कैसे वो यूज़ करते हैं? बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर हार्डर टू डिटेक्ट. द रीज़न क्योंकि वो चार्ज नहीं है. तो उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? दे आर डिटेक्टेड बाय न्यूक्लियर इंटरेक्शंस दैट प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स. तो व्हेन दे आर पासिंग थ्रू एनी डिटेक्टर तो वो क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरीके से सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको काउंट करके जो है न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है या उनकी नंबरिंग को काउंट किया जाता है.
तो जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड काउंटर्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है डिटेक्टर्स न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सी हो गई यहाँ पर? ऑप्शन डी, कि जब न्यूट्रॉन्स जो हैं दे पास थ्रू अ डिटेक्टर मीडियम दे प्रोड्यूस सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइनिंग द न्यूट्रॉन बीटा डिके इज। तो जब न्यूट्रॉन जो है इट अंडरगोज बीटा डिके, तो यहाँ पर उस चीज़ को कौन सी रिएक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है? सो वन थिंग वी नो, जब न्यूट्रॉन बीटा डिके होता है द टू प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड आर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर हम चेक करें इक्वेशन ए सी डी, तीनों में इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो है। जो ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसको हम यहीं डिस्कार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पर हमें ए दी है, सी एंड डी जो रिएक्शंस हैं इनके ऊपर हम कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन जो है वो फीजिबल है, वो पॉसिबल है, विच इज़ अंडरलाइनिंग द न्यूट्रॉन बीटा डिके। सो इफ़ वी चेक द फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पर जो डाउन क्वार्क है दैट इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू अप क्वार्क, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एंड एंटी न्यूट्रिनो है। तो इस रिएक्शन पर जो है हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करके देखते हैं। जो डाउन क्वार्क है उसका चार्ज होता है -1/3e, अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3e, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव e -e चार्ज, और जो एंटी न्यूट्रिनो है दैट इज चार्जलेस, मतलब उसका ज़ीरो चार्ज है। सो अगर आप चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पर जो चार्ज है दैट इज -1/3e, और राइट हैंड पर भी जो चार्ज होगा दैट विल बी -1/3e। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ। सो यही जो रिएक्शन है दिस इज अंडरलाइनिंग न्यूट्रॉन बीटा डिके। जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए। सो आप यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि जो एस क्वार्क है उसका चार्ज भी -1/3e है, एंड जो अप क्वार्क है उसका चार्ज भी 2/3e है। तो कंजर्वेशन चार्ज तो यहाँ भी हो रहा है। सो थर्ड रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उसके बिहाइंड ये रीज़न है बिकॉज यहाँ पर जो है एस जो है दैट इज़ इंडिकेटिंग स्ट्रेंज क्वार्क, और न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क, दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेंज पार्टिकल। सो इसलिए जो है रिएक्शन सी इज़ नॉट इंडिकेटिंग न्यूट्रॉन बीटा डिके। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सी होगी? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर शेल मॉडल। सबका फेवरेट टॉपिक जो है शेल मॉडल का। सो ये भी सबको आता होगा, आई नो। क्वेश्चन देखो क्या है, इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन बाय। सो इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। सो टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, यहाँ पर 15 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 8, नंबर ऑफ प्रोटोन है 7। स्पिन होगी दैट विल बी एंटायरली ड्यू टू द लास्ट ऑड न्यूक्लियन। सो लास्ट ऑड न्यूक्लियन यहाँ पर कौन सा है? प्रोटोन। तो प्रोटोन की हम फिलिंग करेंगे। सो 1s 1/2 में गए 2 प्रोटोन्स, देन 1p 3/2 में गए 4 प्रोटोन्स, देन वी हैव 1p 1/2 में है 1 प्रोटोन। सो ये है हमारा लास्ट ऑड न्यूक्लियन विच इज़ इन द हाइएस्ट फिल्ड स्टेट। सो जो p है, p स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग l हमें मिल गया 1, j जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो j हमारे पास आ गया 1/2। पैरिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं? -1 की पावर l, सो -1 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस, जो कि है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ऑन। सो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे एक्ट ऑन बोथ हाड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, तो वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लेप्टॉन्स एज वेल एज जो हाड्रॉन्स हैं विच आर पायोन्स, मतलब जो मीजॉन्स हैं, बेरियॉन्स हैं। ठीक है, इन सबके ऊपर जो है द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए। सो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो बी है हाइड्रॉन्स ओनली, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज लेप्टॉन्स भी जो हैं दे उनके ऊपर भी जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे एक्ट। ऑल पार्टिकल्स ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बिकॉज सर्टेन पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिन पर न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट नहीं करती हैं। सो ये ऑल पार्टिकल वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। देन कम्स ऑल चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जैसे कि न्यूट्रल पायोन, केऑन आ गया, न्यूट्रॉन इज़ देयर, तो उन सब के ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो इसलिए दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? हाइड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स।
सो वन थिंग विच यू नीड टू नो इज जो लेप्टॉन्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू वीक एंड EM इंटरेक्शन, एंड जो हाइड्रॉन्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू वीक इंटरेक्शन, EM इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वीक इंटरेक्शन का इन्फ्लुएंस जो है, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस लेप्टॉन्स पर भी है एंड हाइड्रॉन्स पर भी है। So next question है, which one of the following disintegration series of the heavy element will give bismuth as a stable nucleus? तो यहाँ पर हमें 4 जो रेडियोएक्टिव सीरीज़ हैं वो मेंशन्ड हैं, एंड हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज़ जो है जिसका स्टेबल न्यूक्लियस बिस्मथ है। सो टेक अ लुक एट दिस टेबल। जो थोरियम सीरीज़ है, थोरियम सीरीज़ का पेरेंट जो न्यूक्लियाई है दैट इज़ ऑब्वियसली थोरियम, और जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ लेड Pb208। थोरियम के बाद आप देखो जो नेपटूनियन सीरीज़ है उसका पेरेंट एलिमेंट इज़ Pu, एंड जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ Bi विच इज़ बिस्मथ। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया कि जो नेपटूनियन सीरीज़ है उसका एंड प्रोडक्ट है बिस्मथ। जो बाकी सीरीज़ भी देख लो, यूरेनियम सीरीज़ का भी एंड प्रोडक्ट लेड है, एंड जो यहाँ पर एक्टीनियम सीरीज़ है उसका भी एंड प्रोडक्ट लेड है। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, बिकॉज अगर उन्होंने जो नेपटूनियन सीरीज़ है उसका एंड प्रोडक्ट या फिर स्टेबल न्यूक्लियाई पूछा है, सो नेक्स्ट टाइम वो किसी और सीरीज़ का पूछ सकते हैं, या फिर उसकी हाफ लाइफ पूछी जा सकती है। सो आपको पूरा टेबल ही जो है उसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पता चली गया, दैट इज़ नेपटूनियन। सो बी ऑप्शन करेक्ट है 144 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल द K+ मीज़ॉन इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वार्क्स। तो आपको जो K पॉजिटिव मीज़ॉन है उसका आपको क्वार्क स्ट्रक्चर बताना है कि वो कौन से क्वार्क से बना हुआ है। तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो K+ जो मीज़ॉन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 1 एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, मीन्स U एंड S के ऊपर बार मीन्स एंटी स्ट्रेंज जो क्वार्क है उससे बना हुआ है ये। तो अब देख लेते हैं सब जो इसके बेरियन नंबर, चार्ज एंड स्ट्रेंजनेस के बेसिस पर कि क्या ये कैसे करेक्ट है, ये सब सेटिस्फाई कैसे कर रहा है K पॉजिटिव मीज़ॉन के करेक्टरिस्टिक को। तो अगर हम बेरियन चेक करें, बेरियन नंबर B चेक करें, तो जो अप क्वार्क है उसका बेरियन नंबर होता है 1/3, एंड जो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क है उसका बेरियन नंबर क्या होगा, -1/3। सो अपॉन सब्ट्रैक्शन जो बेरियन नंबर है वो आ गया 0। तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जो K मीज़ॉन है दे आर नॉट बेरियंस, सो फॉर दैट जो बेरियन नंबर है वो 0 होगा। सो ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट अब हम चार्ज के बेसिस पर चेक करते हैं कि जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है 2/3, एंड जो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क है उसका चार्ज है 1/3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो चार्ज क्या आ गया, +1। तो ये भी सही है, बिकॉज जो K पॉजिटिव मीज़ॉन है इट इज़ हैविंग 1+ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही हो गया। सो उसके बाद चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंजनेस। जो अप क्वार्क है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेंज पार्टिकल, तो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंजनेस 0 आ गई, एंड जो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंजनेस क्या आ जाती है, +1। बिकॉज जो स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं उनके लिए स्ट्रेंजनेस -1 होती है, एंड एंटी स्ट्रेंज के लिए स्ट्रेंजनेस होती है +1। तो यहाँ पर हमें जो केऑन है उसकी स्ट्रेंजनेस मिल गई +1, एंड वी नो दैट जो केऑन एंड हाइपरॉन्स हैं दे आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो U एंड 1 एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल है दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ केऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन, द न्यूट्रल पार्टिकल पायॉन एंड द डेल्टा रेजोनेंस व्हेन ऑर्डर्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग लाइफ टाइम द करेक्ट अरेंजमेंट इज एज फॉलोज। सो ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, we need to know, we need to remember, I will say, the half life of the particle or mean life of the particle as well। जो पार्टिकल्स जब हम स्टडी कर रहे होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हम सबकी स्पिन, चार्ज, मास, वी रिमेंबर दैट, बट साथ में जो है हमें उनकी जो मीन लाइफ है एंड वी कैन से हाफ लाइफ है वो भी साथ में याद करनी है। सो क्वेश्चन का लेवल अगर हम पेपर देखें, मतलब उन्होंने इतने वी कैन से कि इतने बड़ी लेवल पे जाके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सम इन्फॉर्मेशन विच वो यूजुअली स्किप, कि इसको कौन मेमोराइज़ करेगा, इसको रहने दो, तो वो सब चीज़ें भी पेपर में पूछी गई हैं। सो आपको बहुत अच्छे से जो है पेपर की प्रिपरेशन करनी है, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल माइन्यूट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, अब हम बस अब यहाँ पर अगर आपको पता है इन सबकी मीन लाइफ, तो ऑब्वियसली जो है आप इसको डिक्रीजिंग मीन लाइफ में अरेंज कर पाओगे।
सो फर्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन स्टेबल है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रोटॉन आएगा। देन न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन, दैट इज स्टेबल, बट फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो जाता है, और जो फ्री न्यूट्रॉन है उसकी लाइफ होती है 932 सेकेंड्स, उसके बाद उसका डिके शुरू हो जाता है। देन पायोन, पायोन की लाइफ है 8.3 इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड। उसके बाद डेल्टा पार्टिकल्स हैं, डेल्टा रेजोनेंस उनको कह देते हैं, दे आर बेसिकली बेरियॉन्स। सो डेल्टा जो है दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻24 सेकेंड, मीन्स सबसे कम लाइफ जो है इनकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ ड्यूट्रॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन, तो यहाँ पर हमें उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की बताई है एंड ड्यूट्रॉन की बताई है, और हमें इसके बेसिस पर ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, सेकेंड इज ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, थर्ड इज बोथ आर लेस स्टेबल, फोर्थ है बोथ आर इक्वली स्टेबल। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। तो जैसे यहाँ पर हीलियम जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ड्यूट्रॉन की है 1। सो क्लियरली वी कैन सी जो हीलियम है दैट इज़ मोर स्टेबल देन ड्यूट्रॉन, और ये है ऑप्शन ए, हीलियम न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। सो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, nuclei is less stable. If binding energy per nucleon is large, nuclei is more stable. So next question है nuclei which are beta negative emitters lie. So ये क्वेश्चन हमने कब किया है, जब हमने लेवल 1 के MCQs किए हैं। तो मीन्स अगर ये पेपर लेक्चरर का है, इवन देन आप देखोगे क्वेश्चंस जो हैं BSc के भी थे, हमको लगेगा कि BSc के क्वेश्चंस भी हैं, एंड साथ में जो 12th क्लास का हमने लेवल 1 में हमने देखना है MCQ हमने किया था बीटा नेगेटिव एमिटर वाला, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। तो वी वांट प्रोडिक्ट कि सिर्फ MSc के सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अगेन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप प्रिपेयर करो, जो भी मैं MCQs चैनल पर करवा रही हूँ आप सबको करो। ये मत सोचो कि मेरा पर्टिकुलर सिलेबस यही, मुझे यही करने हैं, ऐसा नहीं करो, सब करो, बिकॉज आपने देख ही लिया पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी है। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियाई विच आर बीटा नेगेटिव एमिटर लाई। जो बीटा नेगेटिव एमिटर हैं, अगर हम बीटा स्टेबिलिटी लाइन की बात करें तो वो कहाँ लाई करते हैं। सो ये है यहाँ पर बीटा स्टेबिलिटी कर्व या बीटा स्टेबिलिटी लाइन यू कैन से। तो यहाँ पर जो डिकेज हैं डिफरेंट, उनको कुछ कलर से इंडिकेट किया गया है। हमारा फोकस जो है वो बीटा नेगेटिव डिके के ऊपर है, जो कि ब्लू कलर में है। सो क्लियरली अगर आप देखो ये जो कर्व है, जो ब्लू लाइन है दैट इज अबव द स्टेबिलिटी लाइन, ठीक है। तो अगर ये है हमारे पास बीटा स्टेबिलिटी लाइन, तो ब्लू पोर्शन जो है विच इज इंडिकेटिंग बीटा नेगेटिव टाइप ऑफ डिके दैट इज अबव द स्टेबिलिटी लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी यहाँ पर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, अबव द लाइन ऑफ बीटा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर पहले है ड्यूट्रॉन, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू हीलियम प्लस 2 पोजिट्रॉन प्लस 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है वो हमें बताना है। फ्यूजन, बीटा डिके या फिर गामा डिके। सो हाइड्रोजन था वहाँ, H11 था। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम एंड 2 पोजिट्रॉन एंड एनर्जी। सो हाइड्रोजन की कन्वर्जन जब हीलियम में होती है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, विच इज़ अकरिंग इनसाइड द सन। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पर जो फ्यूजन ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है द बेरियन नंबर ऑफ प्रोटोन, द लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटोन, द बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पेक्टिवली। सो ईजी क्वेश्चन, ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो जब बेरियन नंबर है प्रोटोन का, प्रोटोन तो है बेरियन, तो उसका बेरियन नंबर क्या होगा 1। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन इज़ नॉट अ लेप्टॉन, सो इसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होगा 0। नेक्स्ट उन्होंने बोला है बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ बेरियन, सो उसके लिए बेरियन नंबर क्या होगा 0। सो लास्ट दे हैव आस्क्ड फॉर द लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन इज़ अ लेप्टॉन, सो इसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होगा 1। सो क्या बना हमारा ऑर्डर 1 0 0 1,
और ये है ऑप्शन सी। कितना ईजी क्वेश्चन था ये। सो हमें पता है जो प्रोटॉन है दैट इज़ अ बेरियन। सो इसके लिए जो बेरियन नंबर होगा वो 1 होगा, लेप्टॉन नंबर 0 होगा एंड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ अ लेप्टॉन। सो फॉर इट बेरियन नंबर विल बी 0 एंड लेप्टॉन नंबर विल बी 1। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपको ये पता चल गया होगा कि चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट बी मास्टर कैडर या फिर लेक्चरर, ईच एंड एवरी MCQ इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी MCQs यहाँ चैनल पर डिस्कस हो रहे हैं आपको वो सारे MCQs कवर करने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, लर्न थ्योरी वेल, बिकॉज ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है किसी ने थ्योरी पढ़ के खुद ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, कहीं पे ये क्वेश्चंस होंगे नहीं, खुद ही किसी ने फॉर्म किया ऐसा लग रहा है। सो ये थ्योरी फर्स्ट थिंग शुड बी, योर थ्योरी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन आफ्टर दैट जितने MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, आप सारे MCQs को प्रैक्टिस करो। सो यही आपका जो है टारगेट होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।